वेलकम बैक क्लास नाइन्थ। आज हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दिस विल बी द पार्ट 1। ये भी आपका पार्ट्स में आएगा, 4 या 5 पार्ट्स में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और हम डिटेल डिस्कशन करेंगे सो दैट यू गेट एन क्लियर पिक्चर कि हम लोग को टॉपिक में क्या पढ़ना है, कैसे चीज़ें हुई और क्या उनके डेवलपमेंट थे, क्या प्रोसेस था, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 की बात करेंगे और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले के जो इवेंट्स हुए जिस वजह से नाज़ी जर्मनी का राइज होता है, हिटलर का राइज होता है, उन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे सो दैट वी गेट अ क्लियर पिक्चर अबाउट इट्स प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। हेलमुथ एक लड़का है, ठीक है, ये एक जर्मन लड़का है। इसके फादर इसको 1945 में कहते हैं कि हम लोगों को अब जो है यहाँ से जाना होगा क्योंकि एलाइज़ ने, ये सारी स्टोरी हम आपको डिस्कस करेंगे, इसके बाद आपको पिक्चर क्लियर होती जाएगी। ये स्टोरी इंट्रोडक्शन बनाती है इस चैप्टर का। तो उसके फादर कहते हैं कि एलाइज़ यहाँ पर जब आ जाएंगे और वो जर्मनी को जब ओवरटेक कर लेंगे तो हम लोगों को सबको मार देंगे। इट्स बेटर कि हम लोग अभी से जाकर अपने आप को एक रिस्पेक्टफुल डेथ दे सकें, ठीक है, ये इसका कहना था। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कि हेलमुथ के फादर क्या करते थे और पूरी सारी चीज़ें क्या हुई थी जिसकी वजह से उसने ये डिसीजन लिया। तो हेलमुथ के फादर क्या करते हैं, अपने ऑफिस में अपने आप को गोली मार लेते हैं और हेलमुथ देखता है कि उनकी यूनिफॉर्म को फैमिली फायर प्लेस में जला दिया गया है। आपको पता है ना कि घरों में जब आप यूरोप में जाते हो या ठंडी जगहों पर जाते हो तो घरों में एक फायर प्लेस होती है, चिमनी जहाँ से होती है वहाँ पर, सो दैट वो घर पूरा गर्म होता रहे। तो उसी जगह पर इसके फादर की यूनिफॉर्म जला दी जाती है। वो सब का रीज़न क्यों है वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। इसमें इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसके जो फादर होते हैं वो नाज़ी पार्टी के सपोर्टर होते हैं, है ना। ही वॉज अ नाज़ी सपोर्टर। तो जब ये लोग हार जाते हैं तो एलाइज आते हैं, तो इस वजह से इनको ये वाली स्टेप उठानी पड़ती है ताकि इनको पनिशमेंट ना मिल सके, इन सब चीज़ों से बचने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। इन May 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग। हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली committed suicide collectively in his Berlin bunker in April। और देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब चीज़ें बात करेंगे यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हैं ना, फ्लैशबैक में जाते हैं। आप कोई मूवी देखते हो उसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ों को स्टार्ट किया गया है 1945 से। अब हम लोग इसके फ्लैशबैक में चलेंगे, इसके आगे से। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो रहा होता है तो हिटलर एंड हिज फैमिली और क्या कहते हैं, उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर मतलब जो प्रोपेगेंडा का डिपार्टमेंट होल्ड करता था, गॉबल्स, वो सब लोग कमिट कर लेते हैं सुइसाइड। कहाँ पर? बंकर में, ताकि उनको पकड़ा जाए तो उनके ऊपर कोई ट्रायल्स ना हो, कोई जजमेंट पास ना हो और वो लोग को कोई चीज़ें स्पिट आउट ना करना पड़े अपनी डिटेल्स, और उनको टॉर्चर किया जाएगा, ये सब चीज़ें। तो इन सब के डर की वजह से दे कमिटेड सुइसाइड की हम लोगों को पकड़ने से अच्छा है कि रादर वी शुड डाई अ डेथ, है ना। डेथ ईजी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू टॉर्चर और ट्रायल्स जो इनके साथ होता। साथ ही साथ क्या होता है, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल जो होता है वो न्यूरमबर्ग जर्मनी में आपकी है सिटी। इसके ऊपर मूवी भी बनी है न्यूरमबर्ग ट्रायल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर एक जजमेंट के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल बैठता है, एक कोर्ट बैठती है। वो सारे नाज़ी वॉर क्रिमिनल्स को, जो ये क्राइम्स उन्होंने किए थे ना, सारी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट लोगों को मारा था, गैस चेम्बर में उनको बंद कर दिया था, सो दे विल डाई, इस तरह की जो चीज़ें करी थी, क्राइम्स किए थे, वॉर क्राइम्स किए थे कि प्रिजनर्स को पकड़ा और उनको टॉर्चर किया, इस तरह की सब चीज़ों को लेकर इनके ऊपर जजमेंट पास होता है न्यूरमबर्ग में, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल। तो इनको बोलते हैं न्यूरमबर्ग ट्रायल्स। यहाँ पर सारे नाज़ी वॉर क्रिमिनल्स को उनके वॉर क्राइम्स के लिए प्रोसिक्यूट किया गया था। अब
इसमें क्या करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पहले थोड़ा सा बेसिक से चल रहा है ना पीछे से ही। तो जर्मनी ने क्या किया था वर्ल्ड वॉर 2 में? जेनोसाइड किया था। जेनोसाइड मतलब किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत एक पर्टिकुलर, देखो जेनोसाइड, साइड मतलब होता है ये आपका, इसका मतलब होता है टू किल, और ये जो जेनोज है, ये जेनोज आपका वन पंच मैन वाला नहीं है। ये जेनोज आपका मतलब होता है एक पर्टिकुलर जेनेटिक ग्रुप या फिर पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप, इस तरीके की चीज़ें। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को इन लोगों ने मारा था, तो उस जेनोसाइड कमिट किया था कि लार्ज स्केल पर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को किलिंग की जाए, तो दैट इज़ नोन एज जेनोसाइड। ठीक है, तो ये आपका जेनोसाइड का मतलब हो गया। तो जर्मनी ने जेनोसाइडल वॉर किया था जिसमें कई सारे यूरोपियंस की डेथ हुई थी, और उसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ था या सबसे ज़्यादा डेथ जिसकी हुई थी 6 मिलियन ज्यूज़ की हुई थी, है ना, ज्यूज़ जो इज़राइल में रहते हैं। 60 लाख बेटा, 60 लाख इज़ अ ह्यूज नंबर। और ये आज में ही नहीं, उस टाइम पर भी बहुत बड़ा नंबर था कि इतने लोगों को मारा था। 2 लाख जिप्सीज एंड 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस एंड 70,000 जर्मन्स। अब आप सोचिए इन सब को ऐड आप करोगे अगर, तो 6 मिलियन आपका 60 लाख हो गया, 2 लाख ये हो गए 62 लाख लोग, साथ ही साथ 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस। तो 72 लाख पीपल ऑलमोस्ट वर किल्ड बाय जर्मन नाजी पार्टी वॉर के टाइम पर, क्योंकि उन लोगों का कुछ एक थॉट प्रोसेस था जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उन सब की वजह से इतने सारे लोगों को इन लोगों ने मार दिया और ये जेनोसाइड कमिट किया। तो इसी वजह से इनके ऊपर ट्रायल्स स्टार्ट हुए थे। साथ ही साथ इनको कैसे मारा था? बहुत सारे तरीक़ों से, टॉर्चर करके, गैस चेम्बर्स में बंद करके, सफोकेशन के थ्रू, है ना, टॉर्चरस डेथ। और उनका रीज़न भी बहुत एकदम मिनिस्क्यूल रीज़न, जो कि जस्टिफाइड नहीं था, क्योंकि आप किसी को भी मारो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। यू कैन नॉट किल एनीवन, और उसके लिए आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हो। ठीक, हम अब यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप कह दो कि सर क्रिमिनल्स को अगर मारना, हम क्रिमिनल्स की इन डिफेंस की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इनोसेंट पीपल, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं कि सर अगर क्रिमिनल करेगा तो वो अलग चीज़ है, बट स्टिल वो भी लॉ के अंदर रह के चीज़ें करनी होती हैं। आप लॉ को अपने हाथ में ले सकते हो, बट वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो हम लोग वापस इस टॉपिक पे आते हैं। तो इन लोगों ने इनोसेंट लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सुपरफिशियल रीजंस उनको मारा था। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे नाजी जर्मनी का राइज हुआ और कैसे ये सारी चीज़ें टर्न आउट हुई। तो अब हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर है बर्थ ऑफ द वीमार रिपब्लिक। इसका प्रोनाउंसिएशन है वीमार जर्मनी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जर्मनी क्या होता था। स्टार्टिंग में एक पावरफुल एम्पायर था, इम्पीरियल नेशन, मतलब जो कॉलोनीज जिसकी होती हैं, आपको पता है ब्रिटिश एक इम्पीरियल नेशन था। तो ऐसे नेशन जिनकी कॉलोनीज आउटसाइड देयर कंट्रीज होती हैं। फ्रेंच एक इम्पीरियल पावर थी, क्योंकि इम्पीरियल में क्या होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्शन जो रूल कर रहा होगा वो अपनी पॉलिसीज़ को एक्सपैंड करेगा। इम्पीरियलिस्ट पावर सेंस उसका ये हो गया, जो हम लोगों ने अभी पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, आपने देखा था फ्रांस के में भी, और साथ ही साथ आपका जो सेकेंड चैप्टर था इसके पहले रशियन रेवोल्यूशन वाला। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसने फाइट किया था जर्मनी ने। इसने अलॉन्ग विद ऑस्ट्रियन एम्पायर किया था। आपको पता है हैब्सबर्ग का था ऑस्ट्रियन एम्पायर, हम लोग पढ़ चुके हैं ये ऑस्ट्रियन एम्पायर हैब्सबर्ग का। और अगेंस्ट था एलाइज इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया के अगेंस्ट इन लोगों ने वॉर किया था। तो सबने वॉर इसलिए किया कि हम जीतेंगे तो हमको उनकी कॉलोनीज मिल जाएंगी, रिसोर्सेज मिल जाएंगे। देखिए वॉर के रीज़न मैंने आपको पहले भी बताए हैं। इसका रीज़न वॉर का सिंपल सा ये होता है, टू गेन पावर, है ना, टू गेन रिसोर्सेज। क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके पास होंगी तो यू कैन रूल एनीवेयर। आपके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में हम बात कर सकते हैं, है ना, फूड आइटम्स और आर्म्स एंड आर्मामेंट्स की बात करते हैं ना, वेपन्स की बात करते हैं, आर्म्स। तो आप जब इनकी बात करोगे तो वॉर इन्हीं चीज़ों के लिए मेजरली लड़ा जाता है। मैं उन वॉर की फिर से बात कर रहा हूँ जो वॉर आपके किसी पर बिना पर्पस के लड़े जा रहे हैं। अब आपका किसी कंट्री के बीच में वॉर है
बिकॉज दूसरे ने टेक ओवर करना चाहा तब अलग बात है, बट कोई अगर अटैक कर रहा है तो उसका मेन मोटिव यही होगा कि पावर गेन कर सके और रिसोर्सेज को गेन कर सके। तो इसमें क्या होता है, जर्मन यहाँ पर वॉर ज्वाइन करते हैं ऑस्ट्रियंस के साथ, और जर्मनी क्या करता है, फ्रांस और बेल्जियम के स्टार्टिंग में चीज़ों को ओवरटेक कर लेता है, ओवर पार कर लेता है। बट एलाइज़ के साथ क्या होता है, एलाइज़ के साथ यूएस 1917 में ऐड ऑन हो जाता है। जब यूएस की एंट्री होती है 1917 में यूएस की एंट्री होती है, तो इससे क्या होता है, ये एक बड़ी पावर थी उस समय, वेपन्स के टर्म्स में भी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के टर्म्स में भी। तो इसकी वजह से जर्मनी हार जाती है और सेंट्रल पावर्स उसके साथ जो थी, जर्मनी में सेंट्रल पावर्स थी ना, हम लोगों ने पढ़ा था एलाइज एंड सेंट्रल पावर करके, ये भी आप पढ़ोगे आगे, एक्सेस वाली सारी चीज़ें अभी आप वर्ल्ड वॉर 2 में भी देखोगे। तो इसमें जर्मनी की हार हो जाती है। नवंबर 1918 में वॉर एंड हो जाता है, और नवंबर में क्या होता है, सीधे सीधे यहाँ पर ट्रीटी और वो सारी चीज़ें फ्रेम अप होने लगती हैं। आपने पढ़ा है ट्रीटी ऑफ वर्साई, अब यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या होता है, आप देखिए, जब जर्मनी हारता है यूएस से, या फिर जो भी एलाइज पावर थी वो सब मिलकर जर्मनी को हराते हैं, तो यहाँ पर इम्पीरियल जर्मनी थी, मतलब रूलर था, एम्परर था जर्मनी में, इसको अपनी पावर एब्डिकेट करनी पड़ती है। एब्डिकेशन का मतलब होता है अपना थ्रोन छोड़ना, अपनी कुर्सी, अपनी पावर को छोड़ देना। तो एम्परर क्या करता है, एब्डिकेशन ऑफ थ्रोन। तो जब थ्रोन से रूलर हट गया तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया अब पावर के लिए। देखिए, कहीं पे कोई रूल कर रहा है, अगर उस लीडर को हटा देंगे तो उस जगह पर एक लीडर के लिए जगह क्रिएट हो जाएगी, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उसको फिल करने के लिए जर्मन में क्या होता है, जर्मनी में पार्लियामेंट्री पार्टीज़ वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाने की बात करती हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप विद फेडरल स्ट्रक्चर, है ना। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी स्टेट लेवल पर। तो आफ्टर एब्डिकेशन ऑफ थ्रोन ये होता है डेमोक्रेटिक सेटअप विद फेडरल स्ट्रक्चर। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो पार्टीज़ वहाँ पर क्या करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लोग डेवलप करेंगे, और साथ ही साथ इलेक्शन होगा यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एंड इक्वल वोट, है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स दिए जाएंगे। मैंने अभी इक्वल एंड यूनिवर्सल क्यों बोला यहाँ पे अलग से, बिकॉज वेमेन आर ऑल्सो इंक्लूडेड। देखिए, अब आप वेमेन को भी इंक्लूड किया गया, वेमेन आर ऑल्सो इंक्लूडेड, है ना। सारे अडल्ट्स 18 ईयर्स एंड अबव जितने थे इंक्लूडिंग वेमेन, उन सबको राइट मिलता है वोट देने का, ठीक है। तो इन सबको मिलता है राइट कि हमको वोट देना है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना है। लेकिन क्या होता है, ये चीज़ें तो स्टार्ट हो जाती हैं और जर्मनी का वर्ल्ड वॉर 1 में डिफीट होना और उसको ट्रीटी साइन करना, उसके रूलर्स के लिए जो नई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनती है, वो एक गलत स्टेप हो जाता है इनके पर्सपेक्टिव से, कि यहाँ पर जो पब्लिक होती है, पब्लिक को लगता है कि हम लोगों को ये फोर्स किया गया, वी आर फोर्स टू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसमें हम लोगों की डिफीट हुई थी, और वो जो ट्रीटी के टर्म्स भी थे वो भी काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग थे, है ना। अभी देखते हैं कैसे ह्यूमिलिएटिंग थे। ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स ऑफ पीस ट्रीटी, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो इस वजह से पब्लिक क्या करती है कि पब्लिक सोचती है कि ये जो गवर्नमेंट बनी है ये बहुत पावरफुल नहीं है, क्योंकि अगर ये पावरफुल होती तो हम लोगों को ये सारे टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ता। बट दिस इज़ नॉट अ पावरफुल गवर्नमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर कंट्री, आर नेशन, इसीलिए हमको इसके लिए एक सेंस ऑफ एंग्विश है, एक गुस्से की फीलिंग है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें पब्लिक में थी। क्योंकि क्या होता है, आप देखिए,
ट्रीटी ऑफ वर्साई में क्या होता है हम देखेंगे। एक तो पहली बात होता है फर्स्ट, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, ये कॉलोनी हो जाएगा। तो कॉलोनी कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब कॉलोनी में लोग रहते होंगे तो वो भी तो आउट ऑफ बाउंड्री हो जाएंगे, आपके आउट ऑफ लॉ हो जाएंगे जर्मन से, तो पॉपुलेशन आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। साथ ही साथ 13% ऑफ टेरिटरीज़ ये भी चली जाएंगी। फिर 75% ऑफ आयरन, अब आप देखिए आयरन सोर्सेज भी चले जाएंगे। 26% ऑफ कोल, ये सारा चीज़ें डिक्रीज़ हो जाएंगी। क्यों? अब आप देखिए ओवरसीज़ कॉलोनीज चली गई, पॉपुलेशन भी कम हो गई, टेरिटरीज़ भी चली गई इतनी परसेंट। मान लेते हैं पहले 100 थी तो आप 13 कम कर दीजिए, आपकी 87 बची। पहले उनके पास 100 आयरन था तो अब 75% कम हो गया, अब सिर्फ 25 आयरन बचा। कोल उनके पास 100 था तो 26 कम हो गया और 74 बचा। अब आप ये देखिए, ये जो रिसोर्सेज है ना आयरन और कोल, ये किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एक बेस बनाते हैं किसी भी इकोनॉमी को। और उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, आज तो है बट उस टाइम और ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि इसी की वजह से कंट्री अपने आप को सस्टेन करती थी। तो कोल और आयरन के लॉस की वजह से कंट्रीज जर्मनी का इतना सारा लॉस हुआ। पब्लिक ने ये सारी चीज़ें देखी कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ये सारे जो टर्म्स हैं, है ना, ये सारे जो टर्म्स हैं ये सब हमारे लिए ह्यूमिलिएटिंग, क्योंकि हमसे हमारी चीज़ें छीन ली गई हैं। ऐसा होता है ना कि जब आपसे आपकी चीज़ छीन ली जाएगी वो भी बाय फोर्स, तो यू विल फील ह्यूमिलिएटेड कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। ये एक हमारे लिए शर्म की बात है, ह्यूमिलिएशन की बात है। तो इस वजह से वहाँ पर पब्लिक में एक गुस्सा था कि दिस रिपब्लिक इज़ नॉट पावरफुल। रिपब्लिक मतलब जो वहाँ पर गवर्नमेंट बनी है। साथ ही साथ जर्मनी को कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ा था 6 बिलियन पाउंड्स का, ऑलमोस्ट 33 बिलियन यूएस डॉलर्स था। सोचिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर 33 बिलियन यूएस डॉलर्स, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा होगा, ट्रिलियंस में हो सकता है हो या हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में हो। तो आपने देखा है कि आजकल की कंट्रीज़ की इकॉनमी इतनी नहीं होती होगी जितना उस समय उन लोगों को पेमेंट करनी पड़ी थी टू पे द कॉस्ट ऑफ वॉर एंड डैमेजेस कमिटेड बाय जर्मनी। तो ये जो क्या था, ये आप एक तरीके से समझो कि ये फ़ाइन लगाया गया था, है ना। जैसे आप लोग में से कुछ बच्चे होंगे क्लास में बदमाशी करते हैं, बोर्ड को डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ पर्दे आप कर्टेंस को निकाल देते हो, चीज़ें करते हो, तो आपसे फ़ाइन लिया जाता है। सेम उसी तरीके से ये भी क्या था, ये भी एक फ़ाइन था। तो कई सारे जर्मन्स को लगता था कि ये जो हमारी न्यू वीमार रिपब्लिक बनी है, ये जो वीमार रिपब्लिक है, इसका नाम आपको याद रखना होगा, वीमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जो ये नई बनी है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी डिफीट के लिए, साथ ही साथ डिस्ग्रेस के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साई में। तो इन लोगों को लगा कि अगर ये लोग पावरफुल होते, वीमार रिपब्लिक में जो आपके ये सारे लोग होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर ये लोग डेप्यूटीज जिनको बोलते थे यहाँ पर, अगर ये लोग पावरफुल होते तो हमें ये डिफीट और ये डिस्ग्रेस नहीं झेलना पड़ता। समझ में आया आपको? तो इस वजह से वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी जर्मन्स के अंदर। फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर। अब द इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर देखते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो वॉर का इफ़ेक्ट, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए थे यूरोप में, यूरोपियंस में, और साथ ही साथ यूरोपियंस तो आपका जर्मनी भी उसमें इंक्लूड कर लेगा, लेकिन खासकर जर्मन पे भी क्या हुए थे, कि इनफैक्ट उसका क्या रीज़न हुआ कि जर्मन्स को इतना ज़्यादा ये चीज़ डिसग्रेसफुल लगी, कि ट्रीटी में ऐसी क्या बातें हुई, या फिर वॉर के बाद इनके साथ किस तरीके का बिहेवियर हुआ और ट्रीटमेंट हुआ जिसकी वजह से दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। तो अब इसमें क्या होता है कि पहली बात, एंटायर कॉन्टिनेंट वॉज साइकोलॉजिकली, एक तो आपका साइकोलॉजिकली डेवेस्टेटेड हो जाएगा एंड फाइनेंशियली ड्रेन्ड हो जाएगा ना,
क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है वॉर होता है तो वॉर में यू रिक्वायर मनी रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा आप खर्चा करोगे वॉर पे तो आपको फूड ग्रेन इन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल, तो आपका फाइनेंशियल लॉस भी होगा और साइकोलॉजिकल डैमेज भी था लोगों के ऊपर, क्योंकि वॉर की वजह से कई सारी कंडीशंस ऐसी डेवलप हो गई थी, लोगों के पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, दे आर ऑलवेज लिविंग इन अ फियर कि समबडी माइट बॉम्ब अस, समबडी माइट अटैक ऑन अस, कि हम लोगों के ऊपर अटैक हो जाएगा तो व्हाट वी विल डू, फैमिली है, बच्चे हैं, तो कैसे चीज़ें कंटिन्यू होंगी। तो इन और साथ ही जब एम्परर ने एब्डिकेट किया थ्रोन तो क्या होता है कि वीमार रिपब्लिक को जो इसका, अब ये बताइए एब्डिकेटेड थ्रोन, तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि वीमार रिपब्लिक बनी, वीमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। अब मेरा बात आपसे कहने का पर्पज़ ये समझिएगा कि जो वॉर स्टार्ट हुआ था वो वॉर तो एम्परर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जब वॉर एम्परर के टाइम पर स्टार्ट हुआ था, चीज़ें इसने स्टार्ट करी थी, अटैक इसने किया था, तो जो नई वाली गवर्नमेंट बनी थी वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है इन चीज़ों के लिए? या तो एम्परर को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना चाहिए था, या फिर जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनकी वेल्थ से और उनकी चीज़ों से आपको ओवरऑल फाइन्स या फिर उनको चार्जेस करने चाहिए थे, उनके ऊपर फाइन्स। लेकिन जो नई वीमार रिपब्लिक थी इसके पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, साथ ही साथ जैसे ही इसका फॉर्मेशन हुआ इसके ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साई को इम्पोज कर दिया गया, कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ा, और जो सोशलिस्ट, कैथलिक्स और डेमोक्रेट्स जिन लोगों ने वीमार रिपब्लिक को सपोर्ट किया था वो लोग अब अपने ही कंट्री में इन जर्मनी, मैंने बताया ना आपको पब्लिक इनसे एंग्विश थी, पब्लिक वॉज एंग्री विद दीज पीपल कि इन लोगों ने वीमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बनाई, उन लोगों पर टारगेट करना, अटैक करना शुरू कर दिया, कंजर्वेटिव रजीम में खासकर। मतलब उन लोगों ने क्या किया कि एम्परर, देखिए एम्परर की जो गलतियां थी उसकी वजह से वॉर हुआ, इसके सारे रीज़न की वजह से वीमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बनी जब इसने थ्रोन हटाया। अब जो पुरानी गलतियां इसने करी थी उनका पेमेंट, फाइन, एवरीथिंग वॉज पेड बाय दिस न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, जिसकी वजह से यहाँ की पब्लिक वॉज डिसग्रेस्ड कि दिस इज़ नॉट अ पावरफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर आवर कंट्री। तो यहाँ पर कुछ कंजर्वेटिव रेजिम्स थी, उन लोगों ने कहा कि अब हमें सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, कैथलिक्स जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया है उनको हटाना होगा, सो दैट वी कैन मेक आवर कंट्री पावरफुल अगेन। और इन लोगों को क्या किया जाता था, देखिए ह्यूमिलिएशन के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। ह्यूमिलिएशन में सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को डिफीट कर दो, आप अगर कुछ चीज़ें बोलोगे ना उससे भी होता है, आप किसी को गलत बात बोलते रहोगे, दैट थिंग विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अदर पर्सनस माइंड। इनके साथ भी क्या हुआ, इन लोगों को बोला जाता था नवंबर क्रिमिनल्स, क्योंकि नवंबर में इन लोगों को डिफीट हुई थी और एक्सेप्ट कर लिया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो पूरी जर्मनी को लेबल कर दिया इन लोगों ने, ऑल ऑफ जर्मन पीपल कह सकते हैं, ऑल ऑफ जर्मन पीपल वर लेबल्ड एज, है ना, वर लेबल्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स। तो इससे क्या होता है, इससे सबको लगता है कि इवन दो वी वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, भाई हमने तो वॉर लड़ा नहीं ना, हमने कोई चीज़ें उसमें करी, स्टिल वी आर बीइंग कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। ये सारी बातें हुई। तो इस वजह से कई सारे डेवलपमेंट्स होते हैं धीरे धीरे, और जो हम लोग आगे देखेंगे कि किस वजह से क्या क्राइसिस आती हैं और कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। सोल्जर्स को ग्लोरीफाई किया जाने लगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। सोल्जर्स को ग्लोरीफाई ऐसे करते थे कि उनको बोला जाता था कि आप वॉर लड़ेंगे तो आप अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इवन दो दैट इज़ रॉन्ग। मतलब क्या है, आपको अननेसेसरीली वॉर में भेजा जाता था सोल्जर्स को, और उसको ग्लोरीफाई करते थे। ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करती थी मीडिया। ट्रेंच आपका क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा गदर मूवी, अगर आपने देखी है, तो जब दो सामने के फ्रंट्स लड़ रहे होते हैं तो एक पूरा छोटा सा कैनाल टाइप का, जिसमें पानी, कैनाल तो आपके वाटर फ्लो करता है, मेरा कहने का मतलब है इस तरीके का रेस प्लेटफॉर्म होता है, और यहाँ पर इसमें गड्ढा कर दिया जाता है जहाँ पर आर्मी के लोग खड़े होते हैं और यहाँ से शूट करते हैं, ठीक है, देखा होगा आपने ट्रेंच। तो इस तरीके की लाइफ को
ग्लोरीफाई करने लगे इवन तो ये लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर सोल्जर्स कोई किसी की डेथ होती थी तो उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली विद रिस्पेक्ट कोई जगह नहीं थी, तो वो यहीं पर डिके होती रहती थी बॉडी। जब वो यहाँ पर डिके होगी तो ट्रैप्स, उनके साथ रैट्स आ जाएंगे तो वो स्मेल करेगी। तो ये लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी उस समय के सोल्जर्स के लिए। फिर भी मीडिया ने उसको ग्लोरीफाई किया ताकि जो है साथ ही एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो सके कि हम लोगों को ये चीज़ कंटिन्यू रखनी है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें ग्लोरीफाई होने लगती हैं एज़ कम्पेयर कि हमको अब अगर उसी जगह पर ही ध्यान देते कि हमको कोई बात नहीं, हमारे साथ ये सारी चीज़ें हुई, हमको दोबारा से अपनी कंट्री को रीबिल्ड करना है, उसके लिए एक प्रॉपर लॉ फॉलो करेंगे, एक इकोनॉमिक प्लान बनाएंगे, उन चीज़ों पर अगर ध्यान देते तो ऐसी चीज़ें ना होती। बट यहाँ पर क्या होता है, कंजर्वेटिव्स ने इस चीज़ को प्रमोट किया और साथ ही बोला कि डेमोक्रेसी एक बेकार चीज़ है, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, क्योंकि डेमोक्रेसी की वजह से ही जर्मन्स का रिस्पेक्ट की लॉस हुआ है और साथ ही साथ दे आर बीइंग लेबल्ड एज क्रिमिनल्स। तो इस तरीके की सारी चीज़ें आने लगी और वहाँ पर इनस्टेबिलिटी थी, लोगों के बीच में गुस्सा था, तो लोगों को डेमोक्रेसी के लिए कन्विंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था और लोगों को चाहिए था कि कोई एक स्ट्रॉन्ग पार्टी या लीडर आए और वो हमारी कंट्री को इन सिचुएशन से बाहर निकाले एंड वी विल इमर्ज एज न्यू नेशन विच इज़ विक्टोरियस एंड अबव ऑल अदर यूरोपियन कंट्रीज़, या फिर इन द वर्ल्ड हमारी एक पहचान हो। तो इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ट्रेंच लाइफ, रुकिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी ट्रेंच लाइफ थी। तो यहाँ पर क्या था कि ट्रेंच में ये आपकी जो ट्रेंच लाइफ थी, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है आपने देखा यहाँ पर इस तरीके से पूरा डगअप कर लिया और इसी में रहते थे सोल्जर्स। और यहाँ से आप इस इमेज में देख सकते हो कि कैसे ये देखिए यहाँ पर अटैक करने के लिए ये सोल्जर प्लेस्ड है और यहीं पे आप ये देखिए डेड बॉडीज़ हैं, ये डेड बॉडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप देखो। तो ये बहुत ही वर्स्ट लिविंग कंडीशंस थी सोल्जर्स के लिए, बट इसको मीडिया ने क्या किया, इसको मीडिया ने ग्लोरीफाई किया। तो आप ये यहाँ पर समझ सकते हो चीज़ें। ठीक, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके की लाइफ वॉज नॉट जस्टिफाइड। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग इसके आगे का जो रीज़न होगा, हम लोग आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग पॉलिटिकल रेडिकलिज्म बढ़ता है और इकोनॉमिक क्राइसिस से प्रॉब्लम्स आगे और बढ़ जाती हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे। आपका ये चैप्टर पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आई कैन प्रोवाइड, इसका जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद आई विल गिव यू अ पीडीएफ। तो प्लीज़ कमेंट में बता देना मुझे कि हाँ सर वी वांट अ पीडीएफ, जो आपका नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और मैं आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी चीज़ें समझा दूंगा चैप्टर एंड होने के बाद। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे।